प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास इन ओजस्वी पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। हर शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। हर काम किस्मत पर डाला नहीं जाता, हर काम किस्मत पर डाला नहीं जाता। तो इन्हीं ओजस्वी पंक्तियों के साथ मैं गोविंद गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज 7 चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के ये 10 प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज का भी क्वेश्चनों में अपन लॉजिक की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन। एपेटाइट वर्ग के खनिजों का सामान्य सूत्र लिखिए। कल अपन ने बात की थी नाइट्रोजन किस किस रूप में पाया जाता है। आज अपन ये बात की क्वेश्चन रिलेटेड है फास्फोरस से। तो फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है, फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिजों के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस प्रकृति में एपेटाइट वर्ग के खनिजों के रूप में पाया जाता है और इन एपेटाइट वर्ग के खनिजों का सामान्य सूत्र जो होता है वो ये होता है Ca10 PO4 6 X2। X मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या याद रखना आपने को, Ca10 PO4 होल 6 X2। X क्या होगा यहाँ पे, हेलोजन। क्या होगा, हेलोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक एग्जांपल देते हैं अपन, 3 Ca3 PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। ये कहलाएगा फ्लोरोएपेटाइट। क्या कहलाता है, फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट। 3 Ca3 PO4 होल ट्वाइस CaF2। अब कहोगे सर 10 तो है नहीं, देखो 3 3 जा 9 और 1 ये हो गया 10, 3 2 जा 6 और ये देखो X2 है। तो दो क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन में। पहला, फास्फोरस प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। फास्फोरस प्रकृति में एपेटाइट वर्ग के खनिजों के रूप में पाया जाता है। क्लियर, कोई डाउट इसमें। सेकंड क्वेश्चन, एपेटाइट वर्ग के खनिजों का सामान्य सूत्र लिखिए। एपेटाइट वर्ग के खनिजों का सामान्य सूत्र क्या हो गया, Ca10 PO4 होल 6 X2 और X याद रखिए यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन। कोई प्रॉब्लम इसमें, याद रखिएगा। एक एग्जांपल इसका ये याद रख लो, फ्लोरोएपेटाइट 3 Ca3 PO4 होल ट्वाइस CaF2। कोई डाउट हो तो मैसेज जरूर करना। चले तो क्वेश्चन नंबर 11, ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आज हो गया अपना। नेक्स्ट चलते हैं 15वें वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। कल मैंने आपको पी ब्लॉक का पढ़ाया, पी ब्लॉक में भी आज किसमें पूछा गया, 15वें वर्ग में। तो इसका क्या बनेगा, NH2 NP3। इसका क्या बनेगा, NH2 NP3। कल पी ब्लॉक में क्या था, NH2 NP1 से 6, क्योंकि उसमें 13 से 18 वर्ग थे। 15वें वर्ग में पी ब्लॉक में पी कक्षक में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 3, इसलिए ये हुआ NH2 NP3। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का लिख के बता देता हूं मैं आपको। देखो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, 1H2 2H2 2P3। टोटल 7 बने, 2 2 4 3 7। तो देख लो 2H2 2P3। फास्फोरस का बनते हैं, फास्फोरस आता है 15 नंबर पे, 1H2 2H2 2P6 3H2 3P3। ये देख लीजिए NH2 NP3 टाइप का। और ये दोनों याद रखिए, आज क्लास में हम लोग को बार बार यूज पड़ेगी इसकी। 1H2 2H2 2P3 और फास्फोरस का हो गया, देख लो 1H2 2H2 2P6 3H2 3P3 है। और सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया 15 वर्ग के तत्वों का, NH2 NP3। कोई डाउट इसमें हो तो मैसेज में लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15वें वर्ग के तत्वों का आयनन एंथैल्पी मान। 15वें वर्ग के तत्वों का आयनन एंथैल्पी मान 16वें वर्ग के तत्वों के आयनन एंथैल्पी मान से अधिक होता है, क्यों? तो पहले तो ये समझिए आयनन एंथैल्पी होती क्या है। आयनन एंथैल्पी होती है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से अगर अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश संयोजी कोश में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। समझ में आया तो बोलिए हाँ। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी समझ में आ गई। अब आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं यहाँ पे 15 वर्ग और 16 वर्ग की। कंसेप्ट देखिए क्या होता है आयनन एंथैल्पी का, कि अगर अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है। आयनन एंथैल्पी घटती है, ये पीरियोडिक टेबल में अपन डिस्कस करेंगे। आयनन एंथैल्पी घटती है, परमाणु आकार बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी घटती है। बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। इधर बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु आकार छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए कठिनाई होगी और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। तो अपन पी ब्लॉक में बात करते हैं 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। अब देखो नियम से क्या होना चाहिए, 16वें की आयनन एंथैल्पी 15 से अधिक होनी चाहिए। नियम से तो क्या होना चाहिए, कायदे कानून से क्या होना चाहिए, 16वें वर्ग की आयनन एंथैल्पी 15 से अधिक होनी चाहिए। देखो बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, तो 16वें की आयनन एंथैल्पी 15वें से अधिक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अपवाद होता है, केमिस्ट्री अपवादों से भरी पड़ी है। क्या अपवाद है यहाँ पे, वो अपवाद इसकी वजह से होता है कि देखो आप S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, P में 6, D में 10 और F में 14, तो ये पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास जो सबसे स्थायी विन्यास माना जाता है, सबसे स्थायी विन्यास। इसके आगे कर दो, S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7, ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो 15वें वर्ग में आप देखो क्या मिलेगा आपको, NH2Np3, ये 15वें वर्ग में 15वां वर्ग क्या मिलता है, NH2Np3। 16वां वर्ग क्या मिलेगा बोलो, NH2Np4। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है और ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है। पूर्ण पूरित और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। इस स्थिति में परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहता है। कोई भी परमाणु अगर स्थायी अवस्था में है वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर के अस्थायी नहीं बनता है। तो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास जब भी होता है वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति में अगर अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपने को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 15वें वर्ग में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास, 16वें में सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होती है, मतलब अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब इसका आयनन एंथैल्पी मान अधिक होगा। बात समझ में आई? बोलिए हाँ। अब देखो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, इतनी सारी रामायण अपने को नहीं लिखनी है। अपने को क्या लिखना है, अपने को इतना लिखना है 15वें वर्ग के तत्वों में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होने के कारण, 15वें वर्ग के तत्वों में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होने के कारण 15वें वर्ग के तत्वों का आयनन एंथैल्पी मान 16वें वर्ग के तत्वों के आयनन एंथैल्पी मान से अधिक होता है। सिंपल सी एक लाइन। 15वें वर्ग के तत्वों में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होने के कारण 15वें वर्ग के तत्वों का आयनन एंथैल्पी मान 16वें वर्ग के तत्वों के
आयनन एंथैल्पी मान से अधिक होता है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट हो तो आप मेरे को बाय मैसेज पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके ये दो क्वेश्चंस, नेक्स्ट दो क्वेश्चन जस्ट इसी पे बेस्ड, सेम क्वेश्चन, बस ये अपन 15 सॉल्व की कर रहे हैं, ये इसी के एग्जांपल हो गए। नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी मान ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्यों? तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का क्या रहेगा बोलिए? ऑक्सीजन का क्या आएगा? ऑक्सीजन 8 नंबर पे 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, ये कैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास है? सामान्य। ये कैसा है? अर्धपूरित। कैसा है? अर्धपूरित। कैसा है? अर्धपूरित है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। तो अपन क्या कहेंगे? नाइट्रोजन में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होने के कारण, नाइट्रोजन में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी मान फास्फोरस से अधिक होगा। बात समझ आई तो बोलिए हाँ। क्लियर? सेम क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन में, फास्फोरस का आयनन एंथैल्पी मान ऑक्सीजन से अधिक क्यों होता है? तो अपन लिखते हैं लिखते हैं इसका अपन फास्फोरस का, फास्फोरस आता है 15 नंबर पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p3। इसमें चलते हैं 16 सल्फर पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये देखो कैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास आया? सामान्य। ये कैसा आया? अर्धपूरित। अर्धपूरित स्थायी होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए इनका आयनन एंथैल्पी मान क्या होता है? उच्च होता है। क्या आंसर लिखोगे? फास्फोरस में, फास्फोरस में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होने के कारण, फास्फोरस में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होने के कारण फास्फोरस का आयनन एंथैल्पी मान सल्फर के आयनन एंथैल्पी मान से अधिक होगा। समझ में आया? बोलिए हाँ। गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन की अधिकतम कितनी संयोजकता हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की अधिकतम कितनी संयोजकता हो सकती है? तो संयोजकता का मतलब है वह परमाणु कितने बंध बना सकता है, अधिक से अधिक कितने बंध बना सकता है। तो इसके लिए अपन जो बेसिक कंसेप्ट देते हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने कक्षक होंगे, कक्षक बोला मैं, जितने कक्षक होंगे उतने ही वो बंध बना सकता है। जरूर नहीं वो सारे कक्षक बंध बनाएंगे, मैक्सिमम अपन प्रोबेबिलिटी लेते हैं, संभावना लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो कितनी संयोजकता दर्शा सकता है, बंध बना सकता है। इसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने कक्षक है, जितने कक्षक होंगे उतने ही वो तत्व परमाणु बंध बना सकता है, उतनी संयोजकता दर्शाता है। तो चलते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। अभी देखा था नाइट्रोजन 7 नंबर पे 1s2 2s2 2p3। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन? बाह्यतम कोश की। ध्यान रखना, बाह्यतम कोश। कौन सा कोश? बाह्यतम कोश, संयोजी कोश कह सकते हो आप इसको, संयोजी कोश। अब देखो संयोजी कोश में ये दूसरा कोश होगा, वो बार बड़ा कोश होगा, नाइट्रोजन दो ही होंगे। देखो ये पहला
दूसरा, ये ना भी हो गया, ये 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी ये 5 इसमें चले जाएंगे, हैं? तो बायोटम बोस कौन सा हुआ? ये वाला। अब इसमें देखो कौन कौन से कक्षक आ रहे हैं, s और p, s कक्षक और p कक्षक। अब s में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 1, p में कितनी होती है? 3, px, py, pz। तो टोटल कितने कक्षक हो गए? 4 कक्षक हो गए। कितने कक्षक हुए? 4 कक्षक हो गए। बता गालिया कितने कक्षक हुए? कितने कक्षक हुए? 4 कक्षक हुए। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में, सेरोजी कोश में कुल कक्षकों की संख्या कितनी है? 4। एक s कक्षक है, 2s कक्षक 1 और 2p के 3 कक्षक, 2px, 2py, 2pz। तो टोटल कितने कक्षक हुए इसके नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में? देखो 2s, 2px, 2py, 2pz। 4 कक्षक हो गए। कितने कक्षक? 4 कक्षक। इसलिए नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? 4। 4 से ज्यादा नाइट्रोजन की संयोजकता नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया तो बोलिए हाँ। इंपॉर्टेंट चीजें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सवाल बहुत सिलेक्टेड बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। अच्छे से तैयार कीजिए, आगे कंपटीशन में भी बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन आपके। तो समझ में आया तो बोलिए हाँ। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आप एक और आप चीज सीख सकते हो। 15वें ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन होता है जिसकी अधिकतम 4 संयोजकता होती है, बाकी वाले तत्वों की संयोजकता 4 से ज्यादा होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 16 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। एन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है जबकि फास्फोरस पेंटाहेलाइड बनाता है। पेंटाहेलाइड मतलब NX5, PX5। पेंटाहेलाइड 5 हैलोजन के साथ जोड़ी बनाता है। ऐसा आपको कभी मिलेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये पीछे वाला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की अधिकतम कितनी संयोजकता होती है? 4। नाइट्रोजन की अधिकतम 4 संयोजकता संभव है। कितनी संयोजकता संभव है? 4। अधिक से अधिक 4 संयोजकता संभव है, वो भी अमोनियम आयन में, NH4+ में। NH3 में देखोगे तो 3 ही मिलती है, मोस्टली यौगिकों में आपको 3 ही मिलेगी। फिर भी अपन कहते हैं अधिक से अधिक कितनी संयोजकता हो सकती है? 4। 4 से ज्यादा नाइट्रोजन की संयोजकता नहीं होती है, इसलिए नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। इसमें देखो अधिकतम इसमें 4 कक्षक ही है, इसलिए 4 संयोजकता ही दर्शा सकता है। इसलिए नाइट्रोजन 4 से ज्यादा संयोजकता नहीं दर्शाता है, इसलिए पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। अब आते हैं बात फास्फोरस के अंदर करते हैं। फास्फोरस का 15वें वर्ग का तत्व है। फास्फोरस क्या है? 15वें वर्ग का ही तो तत्व है। उसकी बात करें, उसमें क्या है? 15 फास्फोरस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब देखो तीसरा कोष आ गया यहाँ पे। इसका बाह्यतम कोष कौन सा हुआ? तीसरा कोष। अब तीसरे कोष में देखो sp के साथ 3d भी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन तीसरा कोष भी आ गया। तो फास्फोरस के पास टोटल कितने कक्षक हो जाएंगे? 3s का 1, 3p के 3 और 3d के 5। टोटल कितने कक्षक हो गए? 8। मतलब ये 8 संयोजकता तक दर्शा सकता है। ठीक है, तो p कक्षकों में फास्फोरस में डी कक्षकों की उपस्थिति आ जाती है। फास्फोरस में देखो डी कक्षकों की केवल तीसरा कोष आपने काम लिया। बाह्यतम कोष कौन सा है? तीसरा कोष। और तीसरे कोष में डी कक्षक आते हैं। सब जानते हो आप लोग, आते हैं नहीं आते हैं? आ गया। तो फास्फोरस में डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये 5 संयोजकता दर्शा सकता है। 5 संयोजकता दर्शा सकता है, मतलब PX5 बन सकता है। पास समझ आई तो बोलिए हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ रखा बोर्ड में 2 से 3 दफे। तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड बनाता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? नाइट्रोजन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है। नाइट्रोजन में
डी फॉर डॉग, डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है, इसलिए नाइट्रोजन 4 से अधिक संयोजकता नहीं दर्शा सकता है, इसलिए नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। जबकि फास्फोरस में डी कक्षकों की उपस्थिति होती है, इस कारण से फास्फोरस 5 संयोजकता दर्शा सकता है और पेंटाहेलाइड बनाता है। बात समझ में आई है? बोलिए क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने डायरेक्ट कंपाउंड ले लिया PCl5 और NCl5, ये पेंटाहेलाइड की जगह NCl5 ले लिया, फास्फोरस के पेंटाहेलाइड की जगह क्या ले लिया? PCl5। तो PCl5 का अस्तित्व होता है, PCl5 अपन को यौगिक मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में PCl5 की अभिक्रिया करवाते हैं, जबकि NCl5 अपन को कभी नहीं मिलता है। रीजन वही है, इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होता है और नाइट्रोजन 4 से अधिक संयोजकता नहीं दर्शा सकता है, इसलिए NCl5 का अस्तित्व नहीं होता है। जबकि फास्फोरस में डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण 5 संयोजकता दर्शा सकता है और PCl5 का अस्तित्व होता है। समझ में आया? बोलिए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नाइट्रोजन की असमानुपातन अभिक्रिया कीजिए। 11th क्लास में रेडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर में, उपोपचय अभिक्रिया वाले चैप्टर में असमानुपातन अभिक्रिया पढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व की 3 या 3 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, एक ही तत्व 1 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। याद रह जाएगा, एक ही तत्व की 1 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित होती है, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। और इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना, इसके अंदर अपन लेते हैं HNO, इसके 3 अणु लेते हैं, इससे आपको एक मिलेगा नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल। HNO2 क्या होता है? नाइट्रस अम्ल। इससे एक बनेगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस NO नाइट्रस ऑक्साइड। दोनों बनेंगे इसके बैलेंस करने के लिए, प्लस साथ में बन गया H2। तो ये अभिक्रिया याद रखनी आपको, 3HNO2 gives HNO3 plus 2NO plus H2। क्लियर? याद कर देंगे, नाम वगैरह याद रख लेना। अब आते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं अपन। ऑक्सीकरण अवस्था देखो इसकी निकालता हूं मैं, हाइड्रोजन का +1 प्लस नाइट्रोजन का H प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर, इसके कोई आवेश है नहीं है, बराबर 0। तो 1 प्लस x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई? +3। पास हो गई। निकाल कैसे निकालते हैं अपन? HNO3 में निकालो, H का +1 नाइट्रोजन का H प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। 1 प्लस x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? +5। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है +5। NO में निकालते हैं अपन, NO में निकालोगे x प्लस -2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर +2। तो यहाँ कितनी आ रही है? अब देखो एक ही अभिक्रिया के अंदर देखो नाइट्रोजन की 3 ऑक्सीकरण अवस्था है, +3 +5 +2। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? असमानुपातन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? असमानुपातन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व की 3 या 3 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त होती है, क्या आप ऐसे बोल सकते हो 1 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? असमानुपातन अभिक्रिया। तो नाइट्रोजन के केस में याद रखना है, नाइट्रस अम्ल से नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? और लास्ट क्वेश्चन आता है अपन, N2 कमरे के ताप पर अक्रिय होता है, क्रियाशील नहीं होता है, तो इसके लिए अपन नाइट्रोजन की संरचना बनाते हैं। तो नाइट्रोजन की संरचना बनाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा,
नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध उपस्थित होता है। क्या होता है? त्रिबंध। त्रिबंध की बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है, जो कमरे के ताप पर संभव नहीं होती है, जो कमरे के ताप पर संभव नहीं होती है। इसलिए कमरे के ताप पर ये बंध टूटते नहीं है। जब ये बंध टूटेंगे नहीं तो N2 किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी, क्योंकि क्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए? बंध टूटने चाहिए, नए बंध बनने चाहिए। या बंध टूटेगी नहीं, क्योंकि त्रिबंध मजबूत बंध होता है। त्रिबंध की बंध वियोजन ऊर्जा कमरे के ताप पर उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए नाइट्रोजन N2 के बंध कमरे के ताप पर टूटते नहीं है, इसलिए N2 कमरे के ताप पर क्रिया नहीं करती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए भी बेनिफिट है और आपके रिलेटिव्स में, आपके संपर्क में जो भी लोग हैं उनको भी इसके बारे में शेयर कीजिए, पता चले कि आपकी वजह से और भी किसी का फायदा हो जाए। थैंक यू। गुड डे फॉर